टू स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए क्यूएसओ का एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में है और एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक जो है वो एलएलबी पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए, ये एलएलबी 5 इयर्स के स्टूडेंट्स के लिए, प्लस ये एमएससी क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसको जो है हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इसमें जो है वो मैं बताती चलूँ कि ये क्वेश्चन जो है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम आर्टिकल 59 और ये एंड होगा इसका, ये जो लास्ट में इसका आर्टिकल जो है वो 65 तक ये चलेगा। तो इस तरह आर्टिकल 59 से लेकर आर्टिकल 65 तक है ये क्वेश्चन और साथ में इसके साथ हमें क्रॉस रेफरेंस भी हम करेंगे और कुछ इसके साथ जो रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगी। यूजुअली ये होता है कि हमारे स्टूडेंट जब गाइड के अंदर से कोई क्वेश्चन लेते हैं ना, कीज के अंदर से तैयार करते हैं, तो वहां पर सिर्फ एक आर्टिकल या एक दो तीन और आर्टिकल्स जो हैं वो बता दिए जाते हैं, उनका रेफरेंस दे दिया जाता है, लेकिन उसके साथ जो रेलेवेंट आर्टिकल्स पूरे के पूरे हैं वो नहीं बताए जाते और इस वजह से स्टूडेंट का जो आंसर जब जब वो उसको आंसर शीट पर रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो कंप्लीट नहीं होता और फिर बाद में स्टूडेंट्स की ये कंप्लेंट होती है कि हमने तो बहुत अच्छा लिखा था लेकिन एग्जामिनर ने हमें मार्क्स नहीं दिए। तो मैं बार बार आप लोगों को साथ में आपकी गलतियां, ऐसी चीजें मैं पॉइंट आउट करती जा रही हूँ और साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ कि आप अगर इस तरह से करेंगे तो मार्क्स आपके आएंगे और अगर इस तरह की गलतियां आप करेंगे तो मार्क्स आपके नहीं आएंगे। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट गलती जो है वो आज के लेक्चर में भी मैं आपके साथ क्लियर करूंगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जब मैंने रेलेवेंसी ऑफ करेक्टर की बात की थी तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था और अब भी जो है मैं इसके ऊपर ये जब बात करूंगी इस क्वेश्चन के अंदर तो तब भी मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज है। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और जहां पर आपको लगे कि अभी आपको फर्दर क्लैरिटी भी चाहिए, पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, बाद में आप मुझसे कमेंट्स के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आर्टिकल 59 से स्टार्ट करते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन का हमारा क्वेश्चन है और आर्टिकल 59 कहता है कि whenever the court has to form an opinion as to upon a point of foreign law or science or art or as to identity of handwriting or finger impression, etc., etc., the opinion of such persons who have some special who are specially skilled in such areas shall be relevant। मैं पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ रही हूँ, काफी वो एक लेंथी एक पैराग्राफ है, लेकिन मैंने आपको मुख्तसर बता दिया कि अगर हमारा ये एविडेंस जो हमारा क्यूएसओ है, कानूनी शहादत ऑर्डर है, वो कह रहा है, आर्टिकल 59 कह रहा है कि अगर कोर्ट को किसी वक्त में ये ओपिनियन कायम करनी है किसी चीज के बारे में, किसी ऐसे टॉपिक के बारे में, ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो साइंस के हवाले से है, आर्ट्स के हवाले से है या हैंड राइटिंग के हवाले से है या फिंगरप्रिंट्स के हवाले से है, तो ऐसी सूरत में ऐसे लोगों की ओपिनियन रेलिवेंट समझी जाएगी हु आर स्पेशली स्किल्ड इन सच एरियाज, जो ऐसे एरियाज के बारे में स्पेशली स्किल्ड हैं या स्पेशली वो नॉलेज रखते हैं और आखिर में कहा गया कि सच पर्संस आर कॉल्ड एक्सपर्ट्स। अब ये इसको जो है इसमें इसके अलावा इसके अंदर एक चीज और भी कही गई है कि अगर कभी किसी वक्त में कोई डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर की जाती है ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए से और उसकी अथेंटिसिटी की किसी वक्त में बात हो, तो ऐसे लोगों की ओपिनियन रेलिवेंट समझी जाएगी जो उस सिस्टम के बारे में नॉलेज रखते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग के बारे में, उसके सॉफ्टवेयर के बारे में, या वो उसकी जो है स्पेसिफिकेशंस हैं जो भी, या उसकी फंक्शनिंग है, ऑपरेशंस हैं, उनके बारे में जो जो नॉलेज रखते हैं, उन लोगों की ओपिनियन जो है वो रेलेवेंट मानी जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ एरियाज जो है मेंशन कर दिए गए और कह दिया गया कि इनके बारे में एक्सपर्ट्स की ओपिनियन का जो है वो कंसिडरेबल होगी। सबसे पहले तो हम ये डिटरमिन कर लें कि एक्सपर्ट कौन होता है, हु इज एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट मींस अ पर्सन who is specially skilled or who has some special knowledge, so some special knowledge or skill or experience with regard to some special subject। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जब कोई शख्स कोई खास नॉलेज रखता है, खास स्किल रखता है, खास ट्रेनिंग है उसकी या खास एक्सपीरियंस है उसका, तो हम कहेंगे कि ये एक एक्सपर्ट पर्सन है। अब यहाँ पर मैं ये एक बात क्लियर कर जाऊं कि ये जरूरी नहीं है कि एक्सपर्ट वही है हु इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम सम यूनिवर्सिटी। ये जरूरी नहीं है कि उसका एरिया जो है उसकी उसको अपने एरिया के हवाले से अपने एक खास एक सब्जेक्ट के हवाले से उसकी नॉलेज या उसकी स्किल का होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि ये नॉलेज उसने किसी
यूनिवर्सिटी से, किसी कॉलेज से बाकायदा ग्रेजुएट होकर उसने ये हासिल की हो। यानी ज़रूरी नहीं है कि वो बाकायदा जो है वो डिग्री होल्डर हो। अगर वो डिग्री होल्डर नहीं भी है, बहुत से एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर ऐसे लोगों की नॉलेज जो है ऐसे लोगों की नॉलेज रेलेवेंट होती है, या ऐसे लोग एक्सपर्ट माने जाते हैं और उनकी ओपिनियन रेलेवेंट होती है, जिन्होंने बाकायदा किसी स्कूल कॉलेज से कोई डिग्री, कोई जो है सर्टिफिकेट उन्होंने हासिल नहीं किया हुआ होता। जैसे अगर किसी वक्त में ये सवाल पैदा होता है कि एक बंदा जो है, एक क्लाइंट कह रहा है कि मेरा एक एक जो सॉरी जो बंदा केस लेकर आया, प्लेंटिफ कह रहा है कि मेरा जो फर्नीचर है, मैंने तो कहा था इस लकड़ी का बनाया जाए, लेकिन ये इस लकड़ी का बनाया गया, और डिफेंडेंट कह रहा है नहीं नहीं, मैंने तो उसी लकड़ी का बनाया है जिस लकड़ी का आपने कहा था। अब ये सवाल कि आया ये वही लकड़ी है जो प्लेंटिफ ने कही थी, या ये कोई और लकड़ी है, तो इसके ऊपर एक कारपेंटर की ओपिनियन, जो एक कारपेंटर जो बड़ी स्किल रखता है अपनी फील्ड के अंदर, हालांकि अब वो किसी वो किसी भी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट नहीं है, लेकिन चूंकि वो अपनी फील्ड के बारे में वो नॉलेज रखता है, एक स्पेशल स्किल है उसके पास, लिहाजा अगर एक एक्सपर्ट उसको एज एक्सपर्ट उसको बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि भाई आप बताएं, आप आइडेंटिफाई करें कि आया ये वही लकड़ी है जिसकी बात हो रही थी उस एग्रीमेंट के अंदर जो था बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, ये लकड़ी कोई और है, तो ऐसी सूरत में उस कारपेंटर की ओपिनियन वहां पर रेलेवेंट होगी, हालांकि कारपेंटर बाकायदा जो है डिग्री होल्डर नहीं है। तो बात है स्पेशल स्किल की, या स्पेशल नॉलेज की, या स्पेशल एक्सपीरियंस की। जो भी शख्स किसी फील्ड के अंदर एक खास नॉलेज, एक खास स्किल रखता है, वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, और जब कभी कोर्ट को ओपिनियन की जरूरत पड़ेगी तो वो ऐसे एक्सपर्ट को कोर्ट में वो अपनी असिस्टेंस के लिए बुला सकती है। ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, ये एक जनरल रूल की एक्सेप्शन भी है। आपको पता है कि एक विटनेस व्हेन ही इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, ही इज कॉल्ड इन द विटनेस बॉक्स, तो उसको जो है ही जस्ट हैज टू नरेट द फैक्ट्स व्हिच ही ऑब्जर्व्ड पर्सनली, व्हिच आर इन हिज पर्सनल नॉलेज। उसने जो उसने देखा, जो उसने सोचा, या व्हाटएवर ही परसीव्ड बाय हिज सेंसेस, उसने उसको रिप्रोड्यूस करना है बिफोर द कोर्ट। वो सिर्फ बताएगा मैंने ये देखा, या मैंने ये सुना, या मैंने इस तरह से इस चीज को इस तरह से मैंने उसको चखा, ये टेस्ट की, जो भी व्हाटएवर उसकी सेंस है, जिसके जरिए से उसने उस फैक्ट का उसको उसको जो है उसने ऑब्जर्व किया है, उसने सिर्फ वो बता देना है, उसके बारे में अपनी ओपिनियन नहीं देनी। जनरल रूल ये है कि विटनेस ने जो कुछ भी देखा या सुना, या जो कुछ भी फैक्ट उसकी नॉलेज में है, उसने सिंपली उसको कोर्ट के अंदर रिप्रोड्यूस करना, उसने उसके बारे में अपनी ओपिनियन नहीं देनी। लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन जो है, ये इस जनरल रूल की एक निगेशन है। यहाँ पर एक शख्स ने किसी फैक्ट को, वो उसकी पर्सनल नॉलेज में नहीं था, उसने ऑब्जर्व नहीं किया है, लेकिन वो उसके बारे में जो है अपनी ओपिनियन जो है वो दे रहा है, और कोर्ट उसकी ओपिनियन को एडमिसिबल इन एविडेंस करार दे रही है, हालांकि वो ओपिनियन दे रहा है। जनरली क्या है कि विटनेस ने सिर्फ फैक्ट्स आके रिप्रोड्यूस कर देने, और उसने अपनी ओपिनियन नहीं देनी, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में यहाँ पर एक एक्सपर्ट से उसकी ओपिनियन मांगी जा रही है। अदरवाइज कोर्ट जो है, ये उसका काम है कि वो उसकी विटनेस की बात सुने, और उसकी स्टेटमेंट को सुनने के बाद फिर वो अपनी ओपिनियन कायम करे। लेकिन यहाँ पर कोर्ट एक शख्स से जो है उसकी ओपिनियन को जो है वो सुन रही है, और उसकी ओपिनियन को एडमिसिबल इन एविडेंस भी करार दे सकती है। अच्छा, अब जो एरियाज जहां पर बताए गए एक्सपर्ट्स की ओपिनियन, तो किसी भी एरिया में जहां पर भी कोर्ट को ये लगता है कि उसकी अपनी जो है उसकी नॉलेज जो है वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान हो, वो दुनिया की हर फील्ड या हर सब्जेक्ट के बारे में वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता, उसके बारे में वो नॉलेज नहीं रख सकता। जज भी जो बैठा है कोर्ट के अंदर, वो भी अपनी एक फील्ड के अंदर तो वो एक्सपर्टीज वो रखता है, लेकिन वो हर चीज के बारे में तो वो नहीं जान सकता। अगर कभी किसी आर्ट या साइंस या किसी या फिंगरप्रिंट्स के हवाले से, या किसी भी और एरिया के हवाले से कोई सवाल इस तरह से आ जाए, और वहां पर जरूरत पड़े कि कोई स्पेशली स्किल्ड पर्सन हो जो इसके बारे में बताए कि सही क्या और गलत क्या है, तो वो अपनी असिस्टेंस के लिए उस फील्ड के स्पेशलिस्ट को, उस फील्ड के एक्सपर्ट को अपनी असिस्टेंस के लिए अपने अपने साथ वो शामिल कर सकता है, या उसकी ओपिनियन जो है वो मालूम कर सकता है। अच्छा, अब जो एरियाज यहाँ पर बताए गए हैं, अब जब आप अपने क्वेश्चन को, सॉरी मैं पहले आपको बता दूं कि जब आपने अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, तो आपने पहले बताना है कि हु इज एन एक्सपर्ट, और उसके बाद आपने बताना है कि दिस इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। जो जनरल रूल है एविडेंस का, ये जो आर्टिकल है, ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन वाला जो असूल है, ये उसकी इस जनरल रूल की एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है।
अच्छा, उसके बाद आप आ जाएँगे उन एरियाज़ की तरफ व्हिच हैव बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 59, और वो एरियाज़ क्या हैं कि उसमें साइंस और आर्ट्स के हवाले से कोई भी जो है वो अगर कभी कोई ओपिनियन कायम करनी है, या फिर एज़ टू द आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग, जो पर्टिकुलरली एरियाज़ जो यहाँ पर बताए गए। जब साइंस और आर्ट्स कह दिया तो उसका तो जो है ना स्कोप, वो बहुत ही ज़्यादा हो गया। आर्ट्स का कोई भी फील्ड हो, कोई भी उसका एरिया हो, उसके हवाले से जो है एक्सपर्ट को बुलाया जा सकता है। साइंस का कोई भी हो, साइंस की जब हम बात करते हैं तो साइंस में जो मेडिकल एक्सपर्ट है उसकी ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और क्रिमिनल केसेस के अंदर एक मेडिकल एक्सपर्ट की ओपिनियन के ऊपर जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है उसका दारोमदार भी होता है, और उसकी ओपिनियन को जो है बहुत ज़्यादा वर्थ भी दी जाती है क्रिमिनल केसेस के अंदर। और एक मेडिकल एक्सपर्ट की ओपिनियन जो है एज टू पोस्टमार्टम, एज टू एग्जामिनेशन ऑफ बोन्स एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब जो है उसके लिए उसको बहुत ज्यादा, जो वुंड्स की आइडेंटिटी करने के लिए, ये वुंड्स किस किस्म के हैं, कट्स किस किस्म के हैं, वुंड्स इंजरीज जो हैं ये होमिसाइडल हैं, सुसाइडल हैं या एक्सीडेंटल हैं, इन सब के हवाले से एक मेडिकल एक्सपर्ट की ओपिनियन को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल होती है, और उसकी उसकी ओपिनियन जो है वो लाजमन ली जाती है। फिर उसके बाद जो यहाँ पर स्पेसिफिकली जो बताया गया, जो एरियाज मेंशन किए गए उसमें हैंड राइटिंग का एरिया है, कि जब हैंड राइटिंग के बारे में कोर्ट को ओपिनियन कायम करनी हो कि आया ये जो हैंड राइटिंग जो कोर्ट के सामने है, वेदर इट दिस piece of writing has been written by the person by whom it is alleged to be written, तो ये वही वही हैंड राइटिंग है या ये किसी और शख्स की, ये दिस हैज बीन रिटन बाय सम अदर पर्सन। तो ऐसी सूरत में फिर यहाँ पर कहा गया कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की जो है उसकी ओपिनियन ली जाएगी। अभी मैं इसके ऊपर मजीद भी बात करूंगी। इसके बाद जो तीसरी एक और जो एरिया जो यहाँ पर बताया गया, दैट इज फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स के बारे में जो है वो जनरली ये कहा जाता है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये मेडिकल साइंस साइंस जो है वो इस बारे में बिल्कुल क्लियर है कि शायद ही दुनिया में कोई दो बंदे ऐसे हों जिनके फिंगरप्रिंट सेम हो, अदरवाइज नहीं है, किसी के भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं है, सबके फिंगरप्रिंट्स जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। सो फिंगरप्रिंट्स जो हैं उनके हवाले से जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है उसकी ओपिनियन रेलेवेंट समझी जाती है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर एक चीज यहाँ जिसका यहाँ पर जिक्र नहीं है, वो है फुटप्रिंट एक्सपर्ट्स। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि फुटप्रिंट्स के जो है ये जो साइंस है फुटप्रिंट्स की, अनफॉर्चुनेटली ये डेवलप नहीं हो सकी, ये प्रोग्रेस नहीं कर सकी। जिस तरह से फिंगरप्रिंट्स तो पूरी साइंस जो है वो प्रोग्रेस कर चुकी है, उसकी एक डेवलप्ड फॉर्म जो है हमारे सामने मौजूद है। आज आप फिंगरप्रिंट्स की मदद से आप कहीं पर भी पूरी दुनिया में किसी भी बंदे को जो है आप ट्रेस आउट कर सकते हैं। लेकिन जहां तक फुटप्रिंट्स का ताल्लुक है, तो फुटप्रिंट्स की भी पूरी एक साइंस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर कोई तरक्की हमें नजर नहीं आती है। लेकिन हमारे देहातों के अंदर आज भी जो फुटप्रिंट एक्सपर्ट्स हैं जिनको खोजी कहा जाता है, उनको उनसे जो है वो केसेस को मतलब आप एक्यूज को अगर आप उसको डिटेक्ट करना चाहते हैं तो उनसे हेल्प ली जाती है, लेकिन ये बहुत ही वीक टाइप ऑफ एविडेंस है। कोर्ट इसको ऐसी एक्सेप्ट नहीं कर लेगी। फिर इसके साथ जो है अभी मैं उसके ऊपर मजीद भी बात करूंगी। ये आप फिलहाल इसको ये समझिए कि ये एक वीकेस्ट टाइप ऑफ एविडेंस है, तो इसको ज्यादा जो है इसको वर्थ नहीं दी गई। अच्छा, उसके बाद जो है, और यहाँ पर जो कानूनी शहादत ऑर्डर जो है, ये जो आर्टिकल 59 है, यहाँ पर फुटप्रिंट साइंस का जिक्र भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कानूनी शहादत ऑर्डर जो है उसको रिकग्नाइज नहीं करता, लेकिन प्रैक्टिकली हम ये कहते हैं उसको हम ये मतलब बल्क ऑफ केस लॉ भी इसके ऊपर मौजूद है कि फुटप्रिंट साइंस जो है उसको वो अंडर डिस्कशन रही है कई केसेस के अंदर, और उसके ऊपर बात जो है वो होती है, लेकिन बहुत ही बहरहाल कमजोर तरीने के एविडेंस है। अच्छा, इसी इसके साथ जो है एक और जो इसमें कहा गया कि अगर जो ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए से डॉक्यूमेंट्स जनरेट होती हैं, अगर किसी वक्त में उनके बारे में ये सवाल हो के आया, वो डॉक्यूमेंट जो है जो ऑटोमेटिक तरीके से जो तैयार हुई इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए आईटी के थ्रू जो है वो हुई, वो तैयार हुई, तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो वाकई वो ओरिजिनल है, वो एक्यूरेट है या नहीं है, तो इसके लिए हम ऐसे लोगों की एविडेंस लेंगे जो इसके बारे में पूरी जो है जो ऐसे सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, उनमें स्किल्ड हैं, और उनके ऑपरेशन, उनकी जो है उनकी स्पेसिफिकेशन या उनकी प्रोग्रामिंग वगैरह में जो एक्सपर्ट हैं। अच्छा, यहाँ ये मैं आपको बता दूं
कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस है 2002 उसको कानूनी शहादत के अंदर अमेंडमेंट के ज़रिए उसका हिस्सा कानूनी शहादत का उसका हिस्सा बना दिया गया कि जहाँ कहीं भी इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई एविडेंस की बात होगी तो फिर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस जो है उसकी मदद से उसको किया जाएगा उसका उससे मदद ली जाएगी और उसकी मदद से वो इस किस्म की जो एविडेंस है वो भी रेलेवेंट होगी और यहाँ पर भी आर्टिकल 59 के अंदर भी इस चीज का जिक्र है। अच्छा, अब इसके बाद जो है यहाँ हमने आर्टिकल 59 में हमने ये देख लिया कि एक्सपर्ट की ओपिनियन जो है वो कोर्ट लेगी, लेकिन इसकी वर्थ क्या होगी, एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी। तो एविडेंशियरी वैल्यू के लिए मैं आपको बता दूं कि एक्सपर्ट ओपिनियन के हवाले से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक्सपर्ट की ओपिनियन जो है वो इतने परसेंट वो वैल्यू रखेगी, इतनी उसकी वैल्यू होगी। इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस कि कितनी आपने जो है उसको वर्थ देनी है। बाजों का ऐसा होता है कि एक एक्सपर्ट जो है उसकी ओपिनियन कुछ और होती है, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस हैं, ये जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो कुछ और कह रही होती है। तो ऐसी सूरत में हम ये नहीं कह सकते कि एक्सपर्ट ओपिनियन जो है हम उसी को ही वर्थ दें, सर्कमस्टांसेस कुछ और कह रही हैं। जैसे फर्ज करें डॉक्टर कह रहा है, मेडिकल एक्सपर्ट जो है वो कह रहा है कि इस शख्स का जो है वो इस शख्स ने सुसाइड कमिट की, इस शख्स ने सुसाइड कमिट की है, लेकिन सीसीटीवी के कैमरे की फुटेज बता रही है कि उसका मर्डर हुआ। तो अब इसमें ऐसी सूरत में इस किस्म की सिचुएशन में मेडिकल एक्सपर्ट की ओपिनियन जो है वो कितना वेट रखती है, ये आप और मैं हम सब अंदाजा लगा सकते हैं। और कोर्ट जो है ब्लाइंडली इसके ऊपर अमल नहीं करती मेडिकल एक्सपर्ट की ओपिनियन के ऊपर। हाँ, अगर सर्कमस्टांसेस उसको कॉरोबरेट करते हो तो फिर ऐसी सूरत में ऐसी ओपिनियन की, ऐसी एविडेंस की अहमियत जो है वो हो जाती है। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि एक मेडिकल सॉरी कोई भी एक्सपर्ट है, whenever he gives opinion on any subject, any topic, he has to be produced before the court like an ordinary witness। उसको भी एक आम विटनेस की तरह कोर्ट में उसको प्रोड्यूस किया जाना वो जरूरी है। ना सिर्फ ये कि उसकी प्रोडक्शन होगी, बल्कि ही विल बी स्वॉर्न, उससे ओथ लिया जाएगा, फिर ही विल gives his opinion, अपनी opinion he will give his opinion in the while he was standing in the witness box। वो पहले भी अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर देगा, लेकिन रिपोर्ट देने के बाद फिर वो कोर्ट में बुलाया जाएगा एक ऑर्डिनरी विटनेस की तरह, वो हलफ उठाएगा, फिर वो अपना स्टेटमेंट जो भी उसकी ओपिनियन है, फिर वो अपनी ओपिनियन बताएगा, फिर ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन भी बताएगा क्यों उसने ये ओपिनियन बनाया। मतलब अगर वो कहता है कि ये चीज ऐसी है तो किस तरह वो कह रहा है, किस बुनियाद पर वो कह रहा है, कि क्या उसकी ग्राउंड्स है जिनकी बेस पर वो कह रहा है कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसी है, तो वो ग्राउंड्स भी अपनी बताएगा। इसके बाद फिर वो उसको जो है ही विल बी क्रॉस एग्जामिन्ड एज वेल, क्रॉस एग्जामिन भी उसको किया जाना है लाइक एन ऑर्डिनरी विटनेस। अगर एक एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन एक रिपोर्ट की सूरत में तो दे देता है, लेकिन वो कोर्ट में नहीं पेश होता है, उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जाता, उसका हलफ नहीं लिया जाता, तो ऐसी सूरत में उसकी रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। एक्सपर्ट ओपिनियन उस वक्त मुकम्मल होगी जिस वक्त वो कोर्ट में बुलाया जाएगा, वो हलफ लेगा, अपना स्टेटमेंट देगा विटनेस बॉक्स में खड़े होके, फिर उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा और उसके बाद कोर्ट ये फैसला करेगी कि सर्कमस्टांसेस भी इस चीज की फेवर करते हैं या नहीं, और इसकी इसकी जो एविडेंस है, इसकी जो सॉरी ओपिनियन है, क्या वो एडमिसिबल है या नहीं है, उसकी एडमिसिबिलिटी, उसकी उसकी एविडेंशियरी वैल्यू का फैसला फिर बाद कोर्ट जो है वो बाद में करेगी। अच्छा, इसके बाद जब हमने आर्टिकल 59 में इसको देख लिया, यहाँ जो मैं बात आपको शुरू में कहने वाली थी कि हमारे यहाँ होता ये है कि हम लोग जब आप लोग जब क्वेश्चन करते हैं ना, अटेम्प्ट, तो वो एक लगे बंदे तरीके से, जैसे आपने आर्टिकल 59 का जिक्र किया और आपने वहां पर एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो बता दी और खत्म कर दिया। यहाँ पर मैं जिस बात को पॉइंट आउट कर रही हूँ और जिसको मैं रिपीटेडली पॉइंट आउट कर रही हूँ कि अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आप अपने आर्टिकल्स का दूसरे आर्टिकल्स के साथ, जो रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं उनके साथ आप सिलसिला जोड़ना सीखिए, आप उनकी क्रॉस रेफरेंसिंग सीखिए। जैसे अगर आप कहते हैं कि आर्टिकल 59 कह रहा है कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो रेलेवेंट है, वो एडमिसिबल इन एविडेंस है, लेकिन इसके लिए ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, वो तरीका उसके लिए उसकी फर्दर जो इलेबोरेशन है वो आर्टिकल 71 में हो रही है। और ये मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई सी भी की खरीदेंगे ना, तो की के अंदर
अंदर आर्टिकल 71 का रेफरेंस इस क्वेश्चन के अंदर नहीं होगा। शायद ही कोई बुक हो जिसके अंदर दे दिया जाए, लेकिन आप जिस वक्त इसको पढ़ें, आप जिस वक्त इसको अपने क्वेश्चन को कंपाइल करें, तो आपने इसके साथ आर्टिकल 71 का रेफरेंस भी देना है। अब जब आप आर्टिकल 71 पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 71 में आपको ये क्लियर मिलता है, ओरल एविडेंस इन ऑल द केसेस वट एवर बी डायरेक्ट, दैट इज टू से। अब उसके बाद जब आप नीचे आते हैं, इफ लंबा आर्टिकल है, मैं सिर्फ आपसे जो यहाँ पर जो रेलिवेंट है, मैं सिर्फ उतने हिस्से को पढ़ रही हूँ, और आपने अपने आंसर के अंदर भी सिर्फ उतना ही हिस्सा आपने उसको कोट करना है। इफ इट रेफर्स टू एन ओपिनियन और टू द ग्राउंड्स ऑन विच सच ओपिनियन इज हेल्ड, it must be the evidence of the person who holds that opinion on those grounds। अगर ओपिनियन की बात है, ग्राउंड्स की बात है, तो फिर ऐसे शख्स की एविडेंस होनी चाहिए जो ये ओपिनियन अख्तियार करता है और फिर उन ग्राउंड्स के ऊपर अख्तियार करता है। और फिर उसके बाद प्रोवाइडेड दैट द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट एक्सप्रेस्ड इन एनी ट्रीटाइज, ये जो पूरा है आर्टिकल 71, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसका जो फर्स्ट प्रोवाइजो है, वो भी आपके साथ, आपको यहाँ पर अगर आप उसका रेफरेंस देते हैं, तो वो आपके लिए एक बहुत ही एक आइडियल किस्म की खूबसूरत सी चीज हो जाएगी, जो आपके क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंसिव बना देगी, जो आपके आपके आंसर को जो है वो बिल्कुल मुकम्मल कर देगी। ताकि देखिए, जब आप इस तरीके से रेफरेंस देके लिखेंगे, तो आपके एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि इस स्टूडेंट ने एक की से नहीं पढ़ा है, इसने इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी रखी है। आप लोग जो कहते हैं ना कि हम जनाब कितना भी लिख लें, हमारी जो यूनिवर्सिटी है, पीयू जो है, वो हमें उतने मार्क्स नहीं देती है। पीयू आपको कैसे इतने मार्क्स दे दे? एक एग्जामिनर एक शीट चेक करता है, उसके बाद दूसरी करता है, तीसरी करता है, यहाँ तक के 8 10 12 शीट्स भी वो चेक कर ले। हर शीट के अंदर एक ही तरह की वर्डिंग है, एक ही तरह की हेडिंग्स है, क्योंकि सबने एक ही की से याद किया है और एक ही तरह से लिखा है। कि किसी क्वेश्चन के अंदर अगर उसको कोई डिफरेंट, कोई यूनिक चीज मिले, तो वो उसके मार्क्स जरूर दे। लेकिन जब उसको कोई यूनिक चीज मिलती ही नहीं, जब उसको एक ही जैसी चीज मिलती है, तो वो कहाँ से आपको नंबर दे दे? इसीलिए सबके नंबर एक ही जैसे, जिसको वो कहते हैं ना कि लगता है एक ही तरतीब से, जो आप जैसे फिर कहते हैं जी पता नहीं, आंखें बंद करके सबको एक जैसे नंबर दे दिए गए। जब आप आंखें बंद करके एक जैसी बुक से पढ़ते हैं, तो फिर आपको नंबर भी आंखें बंद करके एग्जामिनर एक ही जैसे दे देता है। आपने ये काम नहीं करना। अब आप अपने पेपर के अंदर कुछ ऐसा लिखिए जो दूसरों की शीट्स के अंदर ना हो, ताकि जब एग्जामिनर 8 10 शीट्स चेक करके आपके पेपर के ऊपर आए, तो उसको लगे कि हाँ, इस बंदे ने या इस बंदी ने वाकई रिसर्च की है, इस बंदे ने वाकई जो है डेप्थ में जाके पढ़ा है और कुछ इसने एक्स्ट्रा लिखा है, ताकि वो उसके आपको ज्यादा नंबर आपको दे। और फिर देखिएगा कि आपके मार्क्स के हिसाब से आपके मार्क्स के ऊपर कितना हेल्दी और कितना पॉजिटिव असर जो है इससे पड़ता है। अच्छा, इसके बाद आर्टिकल 60 के ऊपर आ जाइए। आर्टिकल 60 कहता है कि फैक्ट्स आर नॉट अदरवाइज रेलेवेंट। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फैक्ट्स अदरवाइज रेलेवेंट नहीं होते, लेकिन वो रेलेवेंट बन जाते हैं इफ दिस कोड or are inconsistent with the opinion of the expert when such opinions are relevant। अगर एक expert opinion relevant है, तो ऐसे facts जो उस ओपिनियन को या तो सपोर्ट करती हैं या उससे इनकंसिस्टेंट है, तो वो फैक्ट्स भी रेलेवेंट होंगे। हालांकि आम हालात में वो वाले फैक्ट्स रेलेवेंट नहीं थे। जैसे सवाल ये है कि वेदर मिस्टर ए वाज पॉइजन बाय अ सर्टेन पॉइजन और नॉट। लेकिन इसके इसके जब इसकी इसकी हवाले से एक्सपर्ट की ओपिनियन ली जाती है, तो एक्सपर्ट आके कहता है, बताता है जनाब, ये जो मिस्टर ए जो है वो इस किस्म के पॉइजन से मरा, और मैंने ये ओपिनियन इसलिए ली कि मिस्टर बी जो है वो भी इसी पॉइजन से मरा था और उसमें भी यही सिम्टम्स थी जो मिस्टर ए में थी। मिस्टर सी भी इसी पॉइजन से मरा था, उसके अंदर भी यही सिम्टम्स थी जो मिस्टर ए के अंदर थी। अब मिस्टर बी किस पॉइजन से मरा और मरते वक्त उसकी उसकी जिस्म की क्या हालत थी, क्या सिम्टम्स थी, ये इस केस के अंदर इररिलेवेंट है, कोई ताल्लुक नहीं है इस केस के साथ। मिस्टर सी किस पॉइजन से मरा, उसके अंदर क्या सिम्टम्स आए हुए, इस केस के अंदर टोटली इररिलेवेंट है। लेकिन यहाँ पर वो रेलेवेंट बन जाएंगी उस वक्त जिस वक्त ये जब मिस्टर ए की जो सिम्टम्स हैं वो भी चूंकि उसी किस्म की हैं, तो इसलिए ये चूंकि वो उन दोनों की जो डेथ हुई है, उसका जो फैक्ट है, वो जो फैक्ट्स है उसकी कैसे डेथ हुई, क्या सिम्टम्स जाहिर हुई, चूंकि वो इस डेथ में जो फैक्ट्स हैं उनको सपोर्ट कर रही है, इसलिए ये सारे फैक्ट्स जो बसूरते दीगर वो इररेलेवेंट थे, लेकिन यहाँ पर वो रेलेवेंट बन जाएंगे। इसके बाद आर्टिकल 61 कहता है कि व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द हैंडराइटिंग ऑफ एनी पर्सन,
तो इसके लिए ऐसे बंदे की ओपिनियन ली जा सकती है हु इज एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ दैट वेरी पर्सन। यानी बाज औकात ये होता है कि हम रूटीन में एक शख्स की हैंड राइटिंग को देखते हैं, बार बार देखते हैं, और एक स्टेज ऐसी आती है कि हम उसकी हैंड राइटिंग से फेमिलियर हो जाते हैं। आप अपने क्लास फेलोज को ही आप देख लीजिए, आप जब किसी के साथ एक अपनी क्लास के साथ महीना 2 महीने 6 महीने आप साथ उनके साथ टाइम गुजारते हैं, तो आप इतने फेमिलियर हो जाती हैं कि अगर किसी नोटबुक के बाहर किसी का नाम नहीं भी लिखा हुआ, आप हैंड राइटिंग देख के बता देते हैं कि दिस नोटबुक बिलोंग्स टू दैट वेरी पर्सन। तो आप उसको उसके जो बड़ा एक्यूरेटली बता देते हैं। इसी तरीके से बाजू का ये होता है, जैसे इसकी इस आर्टिकल की इलस्ट्रेशन में भी बताया गया कि मिस्टर बी जो है, फर्ज करें मिस्टर ए जो है वो पिशावर में बैठा है, वहां से वो बिजनेस करता है मिस्टर ए से जो कि लाहौर में बैठा है। यहाँ मिस्टर ए जो है उसका क्लर्क जो है वो मिस्टर बी की मिस्टर बी की तरफ से आने वाली जो डाक है उसको वो रिसीव करता है, फिर उसके जवाब लिखता है, फिर उसकी उसके साथ जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है ये इस क्लर्क के थ्रू होती है। अब क्लर्क जो है, as he is familiar and acquainted with the handwriting of Mr. A, he is same is the situation with the handwriting of Mr. B। वो दोनों की handwriting के साथ वो familiar है। किसी वक्त में सवाल पैदा हो कि whether some letter was written by Mr. B or not, तो जो ये जो क्लर्क की एविडेंस है दैट विल बी कंसिडर्ड रेलेवेंट, क्योंकि वो उसकी हैंडराइटिंग के बारे में एक्सपर्ट है और वो उसकी हैंडराइटिंग से एक्वेंटेंस रखता है, वाकफियत रखता है। सो अगर उसकी ओपिनियन जो है वो कोर्ट चाहे तो ले सकती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हैंड राइटिंग के हवाले से हैंड राइटिंग का इशू जो है अक्सर केसेस के अंदर अराइज होता रहता है। सिविल केसेस के अंदर तो ये बहुत ही जो है कॉमन किस्म का इशू है। सो आपके कानूनी शहादत के अंदर देयर आर 3 आर्टिकल्स व्हिच डील विद स्पेसिफिकली विद हैंडराइटिंग ओनली। एक तो ये आर्टिकल ये जो अभी हमने देखा आर्टिकल 61 ये है, और इसके अलावा 2 आर्टिकल्स और हैं, और मैं आपको इंशाल्लाह ताला एक वीडियो के अंदर सिर्फ हैंडराइटिंग के हवाले से मैं आपको बाकायदा जो है वो लेक्चर दे दूंगी, क्योंकि ऐसा रेयरली ऐसा हुआ है कि हैंडराइटिंग के हवाले से सिर्फ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वैसे मैं आपको जो है इसके इसके बारे में अलहदा से जो है मैं आपको जो है एक वीडियो एक लेक्चर जो है मैं आपको दे दूंगी। इसी तरीके से आर्टिकल 62 जो है वो कहता है कि whenever the court has to form an opinion as to some right or custom, तो ऐसे लोग who would be likely to have the knowledge of its existence if it existed, their opinion shall be relevant। अगर ऐसे लोग, कुछ लोग जिनके बारे में जिनको डेफिनेटली ऐसे राइट या कस्टम के बारे में अगर वो एग्जिस्ट कर रहे होते तो उनको लाजमन पता होता, तो ऐसे लोगों की ओपिनियन रेलेवेंट समझी जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि एक तो ये जो आर्टिकल 63 के अंदर जिस राइट और कस्टम की बात हो रही है दैट इज जनरल राइट एंड कस्टम। ये आपने स्पेसिफिकली मेंशन करना है अपने क्वेश्चन अपने अपने आंसर के अंदर कि जिस राइट की यहाँ पे बात हो रही है वो एक जनरल राइट और कस्टम है, और ये स्पेशल नहीं है, ये जनरल है। और सेकेंडली, जब हम राइट और कस्टम की बात करते हैं तो राइट और कस्टम के बारे में सिर्फ इस आर्टिकल के अंदर बात नहीं हुई है। अगर आप पीछे देखें तो आर्टिकल 46 के अंदर भी राइट्स और कस्टम की बात हो रही है, लेकिन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। ये भी आपने आर्टिकल 46 का रेफरेंस भी यहाँ पर आपने देना है, आर्टिकल 46 में। और यहाँ पर भी एक जो राइट और कस्टम है उसके बारे में बात है कि उसको उसके बारे में एविडेंस कैसे ली जाएगी, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर है जनरल कस्टम की या जनरल राइट की बात है। फिर यहाँ एक ऐसे शख्स की बात है हु इज लिविंग एट द मोमेंट, who can be produced before the court as witness and who can be sworn, जिससे आप ओथ ले सकते हैं, ऑन ओथ जिसका स्टेटमेंट आप ले सकते हैं। लेकिन जब आप आर्टिकल 46 में बात करते हैं कस्टम और राइट की, तो वहां एक ऐसा शख्स जो है उसकी एविडेंस है with regard to some custom or right who is dead or who cannot be found or who cannot be produced without before the court due to any physical disability. He is incapable of giving evidence, or his production before the court requires a lot of money and time, etc., etc., which the court thinks unreasonable, keeping in view the circumstances of the case। तो
ऐसी सिचुएशन में उसका जो जो वंस उसने स्टेटमेंट दिया था बिफोर अराइजिंग एनी कंट्रोवर्सी, his statement shall be with regard to the existence or non-existence of any such right or custom shall be considered as irrelevant. तो वो वहां पर सिचुएशन और है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन और है। जिस वक्त भी कस्टम और राइट के बारे में बात हो रही हो और उसकी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को साबित करने की बात हो, तो बोथ दीज आर्टिकल्स मस्ट बी ऑन योर फिंगर टिप। आर्टिकल 63 का भी आपको पता होना चाहिए और इसके साथ आपको आर्टिकल 46 के बारे में भी पता होना चाहिए। तभी आप कल को प्रैक्टिस के अंदर भी, चूंकि कस्टम्स और राइट्स के बारे में भी बात जो है वो जनरली होती रहती है। तो अगर हम ये बड़ी कॉमन किस्म का ये इशू है जो केसेस के अंदर सिविल केसेस में अराइज होता रहता है, तो इसके बारे में भी आपकी जो नॉलेज है वो बिल्कुल मुकम्मल होनी चाहिए। और फिर सॉरी, ये आर्टिकल 62 था, मैंने इसको आर्टिकल 63 कह दिया। आर्टिकल 63 हम अब पढ़ने जा रहे हैं और आर्टिकल 63 कहता है, उसमें बहुत बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही आसान सा आर्टिकल है। आर्टिकल 63 कहता है कि यू हैव टू फॉर्म एन ओपिनियन व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द यूसेजेस of some family, or court has to form an opinion as to the constitution of any organization, or the meanings of words and terms of any particular district or a particular class of people। तो ऐसे लोगों की ओपिनियन रेलिवेंट होगी who have some special means of knowledge thereon। ये ऐसा अक्सर ऐसा होता है कि किसी खास फील्ड के अंदर जो है या खास डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है लोग खास किस्म के वर्ड्स बोले जाते हैं, खास किस्म की टर्मिनोलॉजी बोली जाती है। जैसे आप थोड़ी देर के लिए फ्रूट मंडी जाएं और या आप ये सब्जी मंडी चले जाएं और वहां पर आप थोड़े खड़े हो, तो आपको वहां पर जो जो वहां की मखसूस टर्मिनोलॉजी बोली जा रही होगी वो आपके लिए बिल्कुल नहीं होगी और आपको मतलब समझ नहीं आएगा कि इसका क्या मतलब बनता है। वहां तड़ी का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा होगा, आपको नहीं पता चलता। आप अपने देहातों में जाएं, किले का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा होगा, आपको नहीं इसका समझ आएगा कि ये कितना एरिया होता है या क्या इसका इसका हिसाब किताब है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की टर्मिनोलॉजीज, मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज जो मुख्तलिफ जगहों पर राइज होते हैं, उनके बारे में अगर किसी को किसी वक्त में कोर्ट को ओपिनियन कायम करनी हो कि ये इनका क्या मतलब बनता है, तो ऐसे लोगों की ओपिनियन रेलिवेंट होगी जो स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज रखते हैं इन ऐसी ऐसे ऐसी लैंग्वेजेस के बारे में या ऐसी टर्म्स के बारे में। इसी तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन का जनाब, उसका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे काम करती है, उसके फंक्शनिंग उसकी कैसे होनी है, उसकी क्या लाइबिलिटीज हैं, क्या उसकी जो है उसके उसके राइट्स क्या हैं, कोई भी उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से किसी भी किस्म की कोई क्वेश्चन हो, तो वो ऐसे लोगों से आप पूछेंगे जो वो उस ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता है और इस वजह से वो उसकी उसके उसके हवाले से जो है वो खास मीन्स रखते हैं टू नो to have knowledge about the constitution of that organization, etc etc। तो इस किस्म की ये आर्टिकल 63 में छोटी छोटी बातें हैं। और फिर आर्टिकल 64 आता है जनाब, और वो कहता है कि रिलेशनशिप के बारे में ओपिनियन कब रेलेवेंट होगी। अब रिलेशनशिप की बात यहाँ पर भी आ गई, जबकि रिलेशनशिप के बारे में बात आर्टिकल 46 में भी आई है और डिफरेंस आपने जेहन में रखना है। आर्टिकल ये जो आर्टिकल 64 है, आर्टिकल 64 कहता है कि जिस वक्त आपको ओपिनियन कायम करनी है कि क्या रिलेशनशिप है दो लोगों के दरमियान, तो ऐसे सूरत में ऐसे शख्स की ओपिनियन रेलेवेंट होगी जो उन दो लोगों के रिलेशनशिप के बारे में नॉलेज रखता है। क्यों? क्योंकि वो उनका फैमिली मेंबर है या फिर किसी और हवाले से, और अदरवाइज के अल्फाज हैं कि किसी और हवाले से, जैसे वो उनका जो है ठीक है फैमिली मेंबर तो नहीं है लेकिन उनका नेबर है, या वो उनका फैमिली फ्रेंड है, या किसी और हवाले से, जैसे उनका बिजनेस पार्टनर है और इस हवाले से वो उनके बारे में जानता, उनके बारे में उसके उसके पास इतने सोर्सेस थे कि वो उनके बारे में मतलब जान सकता था। तो ऐसे शख्स की ओपिनियन रेलेवेंट समझी जाएगी। जैसे अगर सवाल पैदा हो कि वेदर मिस्टर ए वाज द लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ मिस्टर बी और नॉट, और मिस्टर ए का जो बिजनेस पार्टनर है वो कहते हैं जनाब मैंने तो अपनी जिंदगी में यही देखा कि हमेशा मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बिल्कुल अपने एक रियल चाइल्ड की तरह जो है उसको उसके साथ उसका सलूक किया है, और जैसे उसने अपने बच्चों के बाकी बच्चों के साथ उसने जैसे डील किया, अगर वो इसके हकीकी बच्चे थे तो मैंने इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं देखा कि ये उसका हकीकी बच्चा नहीं है या जो है वो लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं है। तो इस किस्म के जो लोग हैं उनकी ओपिनियन रेलेवेंट समझी जाएगी। लेकिन आर्टिकल 46 के यहाँ पर बेसिक डिफरेंस दोनों के दरमियान हुई है। यहाँ पर एक ऐसे शख्स की ओपिनियन है जो कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है,
ओथ ले सकता है एंड हु कैन बी क्रॉस एग्जामिन्ड। लेकिन आर्टिकल 46 के अंदर ये सिचुएशन नहीं है। वहां पर फिर वही बात के विटनेस जो है कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस व्हिच हैव बीन मेंशन्ड इन द ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ आर्टिकल 46। तो उसको आप अपने जेहन में रखिएगा। और जब आप यहाँ पर आर्टिकल 64 को बयान कर रहे हैं तो आर्टिकल 46 के साथ उसका रेफरेंस देना मत भूलिएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके एग्जामिनर को लगे कि आपने वाकई पढ़ाई की और वाकई आपने देयर इज समथिंग इन योर पेपर व्हिच इज नॉट इन द रेस्ट ऑफ द शीट्स, तो वो आपको फिर उसी हिसाब से जो है आपकी मार्किंग करेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलने की उम्मीद की जा सकती है। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट वाला आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 65, जो कहता है व्हेनेवर opinions of any living person is relevant, the grounds on which such opinion is based are also relevant। अगर किसी शख्स की, किसी जिंदा शख्स की ओपिनियन रेलेवेंट है तो जिन ग्राउंड्स पर उसने ये ओपिनियन उसने अपनी फॉर्म की है, कि जिन ग्राउंड्स पर उसने इसको कायम किया है वो ग्राउंड्स भी रेलेवेंट होंगी। जैसे मिस्टर ए कहते हैं जनाब मैंने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स के बाद में इस नतीजे पर पहुंचा कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है, तो वो जो सारे उसके एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल है वो सब की सब जो है यहाँ पर रेलेवेंट होगी। इस तरीके से एक तो मैंने आपको ये बात बतानी थी कि आप कभी भी जो एक कीज के अंदर होता है ना, एक सवाल का जवाब कई आर्टिकल्स के साथ होता है, लेकिन आपकी कीज जो हैं वो एक या दो आर्टिकल्स के साथ बात को खत्म कर देती हैं। आप उस तरह की गलती मत कीजिए। आपका क्वेश्चन जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पर एंड हो रहा है, दरमियान में जितने भी आर्टिकल्स आते हैं आप सबका रेफरेंस दीजिए अपने पेपर के अंदर। और फिर आप उनका क्रॉस रेफरेंस भी दीजिए। जहां कहीं भी आपको लगता है कि इस आर्टिकल के साथ फला आर्टिकल का रेफरेंस बनता है, डू मेंशन द सेम इन योर आंसर। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका एग्जामिनर जो है वो आपके बारे में आपकी नॉलेज को बड़ी लिमिटेड किस्म की नॉलेज समझेगा, ये जिसको एक रूटीन की एक शीट समझ के वो आपको उतने ही मार्क्स दे देगा जितने उसने दूसरों को दिए। तो अगर आपने ज्यादा मार्क्स लेने हैं, अगर आपने सही मानों में नॉलेज गेन करनी है, तो रेफरेंस करना देना सीखिए। और ये बात ज़हन में रखिए कि मैंने आपको इससे पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर ऑफ एलएलबी फाइनल ईयर, ऑलवेज presume as your examiner is sitting in front of you, और वो आपसे जो है कोई प्रोपोजिशन उसने आपको दी है और वो आपसे किसी सवाल का जवाब चाहता है, तो जितने भी रेलेवेंट एस्पेक्ट्स हैं उन सब के साथ अपने को आंसर को जो है वो कंपाइल कीजिए। अगर कोई एक एस्पेक्ट भी रह जाता है तो आपका आंसर इनकम्प्लीट समझा जाएगा एंड अल्टीमेटली यू विल नॉट बी सक्सेसफुल इन गेटिंग गुड मार्क्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर मजीद आपको कोई गाइडलाइन चाहिए हो तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।